ठीक है, तो आज हमारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रहा है, डबल रेनफोर्स्ड बीम। कल इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और उसी को आज रिवाइज करेंगे, थोड़ा तो रिवीजन करवा देते हैं और उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे हम लोग। डबल रेनफोर्स्ड बीम में कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना। तो मैंने कल बताया था कि डबल रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी। किसी फिक्स्ड विड्थ और फिक्स्ड डेप्थ, मतलब हमारा डेप्थ और विड्थ अगर रिस्ट्रिक्ट हो कि इस डेप्थ और विड्थ के से ज़्यादा हमें कंक्रीट का सेक्शन नहीं देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल रेनफोर्स्ड बीम की तरफ जाएंगे, उसको डिजाइन करेंगे। जैसे कि अच्छा ये बताओ मुझे कि हम लोग को फिक्स्ड विड्थ और डेप्थ लेने की जरूरत क्यों पड़ी। हम लोग क्यों चाहेंगे ये सेक्शन का विड्थ और डेप्थ जो है वो फिक्स्ड रहे, ज़्यादा नहीं बढ़े। कोई बता सकता है? ये क्योंकि डेड लोड मेरा बढ़ जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, अगर विड्थ और डेप्थ ज़्यादा दे देंगे कंक्रीट सेक्शन का तो हमारा डेड लोड जो है एक्सीड कर जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, विड्थ और डेप्थ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और किस केस में करना पड़ता है हमें, जब हमारा एमयू लीम, ये तो पता है कि जब हम लोग सिंगल एनफोर्स बीम पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोग देखे थे कि कब कोई भी मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है एमयू लीम से ये वैल्यू जो है उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी होगा तो क्या होगा, एमयू लीम से स्मॉलर ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ये लिमिटिंग वैल्यू है हमारा। तो किसी केस में अगर क्या हो जाए कि एमयू लीम से एक्सीड कर जाए हमारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, उस केस में क्या कर सकते हैं हम। अब भाई मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है, ये किसके वजह से आ रहा है, ये मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट होता है जो हमारा लोड की वजह से आता है, उसी को तो रेसिस्ट कराना होता है ना। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट है, तो ये बेंडिंग मोमेंट को तो डिजाइन करना ही है, इसको तो हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते। अब कोई तुम्हारा पार्टनर या दोस्त बोलेगा कि हमको 10 किलो न्यूटन का लोड का डिजाइन चाहिए बीम का, तुम क्या करोगे, बोलोगे कि नहीं मेरे पास इस विड्थ और इस डेप्थ के सेक्शन में हम 5 किलो न्यूटन ही तुम्हारा लोड के लिए डिजाइन कर सकते हैं, 10 किलो न्यूटन का नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। हम लोग बोलेंगे हाँ करेंगे 10 किलो न्यूटन का लोड का डिजाइन, लेकिन हम लोग जब 10 किलो न्यूटन लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे बेंडिंग मोमेंट जो है लिमिटिंग मोमेंट से ज्यादा आ रहा है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो इस बेंडिंग मोमेंट तुम लोग तो काम ले लिए हैं, अब इस क्या करेंगे, 10 किलो न्यूटन का डिजाइन तो करना ही है हमको, 10 किलो न्यूटन लोड के लिए डिजाइन तो करना ही है हमको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तो घटा नहीं सकते, बेंडिंग मोमेंट घटा नहीं सकते, इसके लिए डिजाइन करना ही करना है। अब एमयू लिम अगर कम हो रहा है तो हम लोग क्या सोचेंगे, एमयू लिम बढ़ाया कैसे जाए, इसको कैसे बढ़ाया जाए, एमयू लिम को बढ़ाया कैसे जाए। तो एमयू लिम को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास कौन कौन सा रास्ता है एमयू लिम को बढ़ाने के लिए। तो एमयू लिम को बढ़ाने के लिए हम लोग जाएंगे एमयू लिम के फॉर्मूले पे, कि कैसे एमयू लिम को बढ़ाया जा सकता है या मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम लोग जाएंगे उसके फॉर्मूले। तो हम लोग फॉर्मूला क्या क्या देखे, बैलेंस सेक्शन के लिए एमयू लिम क्या देखे थे, क्यू बी डी स्क्वायर, यही देखे थे ना डिजाइन के लिए फॉर्मूला। क्यू तो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेड पे डिपेंड करेगा, और बाकी ये बी और डी जो है वो क्या है, हमारा विड्थ और डेप्थ है सेक्शन। तो अगर ये बी और डी अगर हम लोग बढ़ा दे, अगर इसको हम लोग विड्थ और डेप्थ का सेक्शन बढ़ा दे तो क्या एम्यूलियम बढ़ जाएगा, ऑफकोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन क्या विड्थ और डेप्थ बढ़ाने से हमारा सेक्शन जो है वो हैवी नहीं हो जाएगा, यस सर। है ना। तो इस कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, बी और डी के बारे में यहाँ से हम लोग नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारा सेक्शन काफी हैवी हो जाएगा। बी और डी मतलब एम्यूलियम बढ़ाने के लिए क्या है, बी और डी बढ़ाते जाए, कितना बढ़ा देंगे, मान लो हमारा रूम, एक रूम के बराबर हमारा बीम का ही सेक्शन आ जाएगा, तो क्या हो ऐसा डिजाइन हम लोग करेंगे, नहीं करेंगे। नो। तो ये पहला ऑप्शन हमारे पास खत्म हो गया कि हम लोग बी और डी जो है वो नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि फॉर अ सेक्शन, एक मिनट,
क्या होगा? फॉर अ सेक्शन फिक्स्ड विड्थ एंड डेप्थ, अब हम लोग को क्या करना है, फिक्स्ड विड्थ और डेप्थ के लिए डिजाइन करना है। तो हमारे पास तो एक ऑप्शन तो खत्म हो गया, हम लोग को डेप्थ और विड्थ जो है वो बढ़ा नहीं सकते हैं। तो अब क्या क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्टील क्या बढ़ाएंगे। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं टेंशन साइड का। तो क्या देखते हैं 0.87 FY इंटू एस टी, है ना, डी माइनस 0.42 XU। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील अगर बढ़ा दें तो एमयू लिम का वैल्यू बढ़ सकता है, क्या बढ़ सकता है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है एरिया ऑफ स्टील बढ़ाने से कि हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड हो जाएगा, हमारा सेक्शन क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स्ड हो जाएगा। तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा सेक्शन जो है वो ब्रिटल फेलियर दे, क्योंकि अगर ओवर रेनफोर्स्ड हो जाएगा तो हमेशा क्या होगा, कंक्रीट पहले फेल होगा, कंक्रीट पहले अपने लिमिटिंग स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा स्टील से पहले और कंक्रीट फेल हो जाएगा। अब कंक्रीट है हमारा ब्रिटल मटेरियल, इसका मतलब फेलियर क्या होगा, ब्रिटल होगा। तो अब क्या हम लोग चाहेंगे हमारा फेलियर ब्रिटल हो, ब्रिटल फेलियर होगा तो सडन गिर जाएगा, अचानक से हमारे ऊपर गिर जाएगा कंक्रीट। तो हम लोग चाहेंगे कि नहीं, कुछ वार्निंग साइन होना चाहिए कि बीम गिरने से पहले हमको बताए कि हम गिरने वाले हैं। तो वो कौन देगा, वो डक्टाइल मटेरियल देगा, स्टील देगा। स्टील गिरने से पहले क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, एलोंगेशन आएगा स्टील में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टील को जो है अगर बढ़ा देंगे तो हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड हो जाएगा, और ओवर रेनफोर्स के कारण हमारा कंक्रीट पहले फेल कर जाएगा। तो हम लोग ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड हो जाए, तो ये भी आइडिया जो है वो बेकार हो गया, ये भी आइडिया काम नहीं कर रहा है। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, तीसरा ऑप्शन ये आ जाता है कि हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करें। क्यों ना ऐसा काम करें कि हम लोग कंप्रेशन जोन में ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दें, जिससे हमारा कंक्रीट का कैपेसिटी बढ़ जाए, कंक्रीट का ही हेल्प कर देते हैं। हम लोग नहीं चाह रहे कि पहले स्टील फेल हो, तो हम लोग क्या चाहेंगे, पहले कंक्रीट फेल ना हो, इसके कारण कंक्रीट का हेल्प करना पड़ेगा, कंक्रीट का मोमेंट ऑफ रेसिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा हमको। तो क्या करेंगे, कंप्रेशन साइड में जिधर कंक्रीट है उधर ही क्या कर देंगे, स्टील को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फॉर ए सेक्शन फिक्स्ड विड्थ एंड डेप्थ, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द सेक्शन इज, हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस सेक्शन का क्या होता है, क्यूबीडी स्क्वायर, डिजाइन फार्मूला हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में इसको डिस्कस किए थे। इफ द बीम हैज टू सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट मोर देन द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन, यही चीज जो लिखा हुआ है फॉर्मूला उसी के बारे में लिखा हुआ है ये, कि अगर ऐसा केस हो कि जिसमें हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो ज्यादा आ जाए, जो अभी जो ऊपर लिखे थे ये वाला है ना, बेंडिंग मोमेंट जो है आपका वो ज्यादा आ जाए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से या एमयू लिम से, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, उस केस में हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन है, एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं, इफ दिस सेक्शन हैज टू सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट मोर देन मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। अगर ये केस हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हमारे पास दो ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन तो पहले ही बता दिया ना कि वेट और जो डेप्थ है वो क्या करेंगे, हम लोग फिक्स्ड कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग नहीं चाहेंगे कभी कि डेड लोड हमारा काफी बढ़ जाए, हैवी हो जाए हमारे स्ट्रक्चर। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, प्रोवाइड ओवर एनफोर्स्ड बीम, इसके बारे में बता दिए ओवर एनफोर्स्ड बीम क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे। दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइड डबली एनफोर्स्ड बीम, यही एक बेटर ऑप्शन है जिसको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं क्या लिखता है। ओवर एनफोर्स्ड बीम हैज मेनी डिसएडवांटेज लाइक ब्रिटल फेलियर, सो ऑलवेज, वही बात बोल रहा है ना, कि अगर ओवर एनफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि ब्रिटल फेलियर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ओवर रेनफोर्स्ड अगर बीम है तो मतलब क्या है, स्टील ज्यादा, ओवर रेनफोर्स्ड मतलब रेनफोर्समेंट ज्यादा। अब रेनफोर्समेंट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि रेनफोर्समेंट की पावर भी ज्यादा होगी, रेनफोर्समेंट का मोमेंट ऑफ रेसिस्टिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगा। तो अब क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा रेनफोर्समेंट जो है
वो बाद में फेलियर हो और कंक्रीट पहले फेल हो जाए। इसी कारण हम लोग क्या करेंगे कि ओवर रेनफोर्स्ड बीम नहीं देंगे, क्योंकि ओवर रेनफोर्स्ड देंगे तो जाहिर सी बात है पहले कंक्रीट ही फेल करेगा, तो हम लोग ओवर रेनफोर्स्ड बीम अवॉइड करते हैं। सो ऑलवेज अ डबली रेनफोर्स्ड बीम इज बेटर ऑप्शन, तो फिर हम डबली रेनफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करेंगे। डबली रेनफोर्स्ड बीम का मतलब क्या कि टेंशन साइड में भी रेनफोर्समेंट होगा और कंप्रेशन साइड में भी आपका रेनफोर्समेंट है। न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन साइड है, कंप्रेशन जोन है आपका, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो है टेंशन जोन है। ठीक है, एक एजम्पशंस यहाँ पे याद रखने वाली है कि हम लोग जब यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने एजम्पशंस में एक बताया था कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो है हम लोग कंक्रीट को इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि कोई भी हेल्प नहीं करता है वो टेंशन रेसिस्ट करने में। क्लियर है? चलो, तो अब एनालिसिस की बात आती है, डबली रेनफोर्स्ड बीम कैसे एनालाइज होगा। तो एक क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम का। ये डीसी हो जाएगा, है ना, इफेक्टिव कवर, और यहाँ भी डीसी हो जाएगा, इफेक्टिव कवर। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे AC हो जाएगा, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ टेंशन स्टील। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये वैल्यू कितना हो जाएगा स्ट्रेन का बताना। 0.0035। ये स्ट्रेन का कितना वैल्यू हो जाएगा ये बताना टेंशन साइड में। 0.87 Fi/ES plus 0.002। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्ट्रेन रहता है, लेकिन अभी उसका कोई काम नहीं है हमको 0.002 का, क्योंकि उसको हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, उसका काम जो है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि उसका काम कब था, जब हम लोग C1 और C2 दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहां पर उसका वर्क था। जब हम दोनों को कंबाइन कर दिए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन और पैराबोला सेक्शन को कंबाइन करके हम लोग कंबाइंड रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट किए थे, है ना। तो अब एक बार वो कैलकुलेट कर चुके हैं तो अब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक्चुअली उसका मतलब यही था कि जो पार्सली रेक्टेंगुलर और पार्सली पैराबोला बांट रहा था ना, वहां पर उसका यूज था। लेकिन यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा नीचे रहता है। अब ये इसका एक यूज है यहाँ पे कि जो हमारा एरिया ऑफ स्टील है कंप्रेशन साइड में, उसका स्ट्रेन क्या होता है, उसका स्ट्रेन होता है एप्सिलॉन SC। एक्चुअली आप पूछोगे कि सर ये इसका स्ट्रेन का यूज क्या होगा, क्या काम करेंगे, तो इसका वर्क आगे है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ स्टील है ना, इसका जो रेसिस्टिंग फोर्स है, जो इसका स्ट्रेस है, वो हम लोग किसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे, इसके स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग, है ना। जितना स्ट्रेन यहाँ तो सिमिलर ट्राइंगल है, इससे तो स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो इसके स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग
कितना एरिया ऑफ जो हमारा कंप्रेशन में स्टील है उसका कितना स्ट्रेस होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके करस्पॉन्डिंग? स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग। जो कंप्रेशन साइड में आपका स्टील है उसका स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। किसका? एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील का। म्यूट कर लो, ठीक है। चलो, तो इसका तो मतलब समझ में आ गया। अब एरिया ऑफ स्टील का जो स्ट्रेस, कंप्रेशन स्टील का जो स्ट्रेस है, जो कंप्रेशन जोन में हमारा स्टील प्रोवाइड है उसका जो स्ट्रेस है, एक्चुअली डबल रिइंफोर्स्ड बीम में वो स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारा मेथड है ना। एक तो स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं, दूसरा जो है SP16 एक कोड है, IS कोड है SP16, इसको डाउनलोड करना। इसमें जो है D के करस्पॉन्डिंग क्या है, जो आपका कवर है DC बाय इफेक्टिव डेप्थ, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें जो स्ट्रेस है उसको भी कैलकुलेट करके हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे आसान यही है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, है ना। SP16 डाउनलोड कर लेना, गूगल पे सर्च करना SP16 कोड, है ना, वो आ जाएगा। उसमें आपको मिल जाएगा DC/D। और जो नीलम शर्मा का बुक है उसमें भी आपको DC/D पे ही आपको DC/D का जो रेशियो आएगा उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ का स्ट्रेस हम लोग एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील का जो स्ट्रेस है वो कैलकुलेट करके लाएंगे, है ना। और एक मेथड, पहला मेथड ये हो गया, है ना। एक ये मेथड से हम लोग इसका स्ट्रेस कैलकुलेट, इसमें बस देखो डबल रिइंफोर्स्ड बीम में एक ही प्रॉब्लम है कि बस इसका स्ट्रेस कैलकुलेट करना है ना। तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि DC/D का रेशियो देख लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा टेबल में स्ट्रेस का वैल्यू दिया होगा, एक टेबल है वो टेबल दिखा देंगे हम, उस टेबल के अकॉर्डिंग जो है DC/DS का जो वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग ये एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील का क्या स्ट्रेस होगा वो वहां से निकल के आ जाएगा। ये तो पहला हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, ये स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग, ESC जो हमारा स्ट्रेन है इसके करस्पॉन्डिंग हमारा टेबल दिया रहेगा कि ये स्ट्रेन रहेगा, इतना स्ट्रेन रहेगा, तो कंप्रेशन साइड में स्टील का इतना स्ट्रेस का वैल्यू होगा, वो टेबल में दिया रहता है, ठीक है। तो एक तो हम लोग स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं, दूसरा DC/D के रेशियो पे भी बुक में और हमारा कोड में दिया हुआ है, तो दोनों तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे। और यहाँ मान लो कि तुम्हारा जो स्ट्रेन का वैल्यू है यहाँ पे, ये जो स्ट्रेन का वैल्यू है यहाँ पे ये है 0.002। ये स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है बीम का, और यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ न्यूट्रल एक्सिस से हम लोग 0.002 तक जाएंगे तो वो कैसा होगा, हमारा सेक्शन पैराबोला होगा ना। तो यहाँ से हम लोग गए पैराबोला। अब इसके ऊपर क्या होगा, 0.0035 तक रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा, है ना। ये कैसा सेक्शन होगा हमारा, रेक्टेंगुलर होगा, है ना। यहाँ पैराबोला हुआ, ये रेक्टेंगुलर होगा। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है कंक्रीट में वो कितना होता है, 0.45 HCK, ठीक है। देखो एकदम सीधे सीधे बता रहे हैं, सिंपल सा। 0.002 तक क्या गया हमारा, न्यूट्रल एक्सिस से पैराबोला गया, ठीक है। और उसके बाद फिर ऊपर क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन हो गया 0.002 से 0.3। आपको अगर कर्व याद होगा कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो उसमें देखे होंगे हम लोग कि ये कर्व जाता है यहाँ तक और फिर ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो कर्व कहाँ तक जाता है, 0.002 तक, और फिर यहाँ जो हमारा स्ट्रेन का लिमिट होता है 0.0035 तक, फिर यहाँ ब्रेक हो जाता है कंक्रीट, है ना। तो ऐसा होता है कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन
रिलेशनशिप। उसी से हम लोग स्ट्रेस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। और ये वाला जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा डीसी। डीसी हो जाएगा क्योंकि किसके, देखो यहाँ पे डीसी है, इस पॉइंट पे डीसी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी डीसी हो जाएगा। अब इसमें फोर्सेस कैसे निकालेंगे, एक फोर्स तो हमारा निकलेगा रिजल्टेंट फोर्स, वो रिजल्टेंट फोर्स इसके आसपास हमारा आया था, है ना, सिंगली वाला याद करो, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम फर्स्ट यूनिट, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकलेगा मेरा C1 फोर्स निकलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकलेगा C1 फोर्स। और वो C1 फोर्स का वैल्यू क्या होता है, तो वो C1 फोर्स रिजल्टेंट फोर्स यहाँ के आसपास मेरा मान लो आया था, ये C1 फोर्स का वैल्यू क्या होता है बताओ, 0.36 FCK BXU, यही था ना C1 फोर्स। और ये जो हमारा होगा C2 फोर्स, वो कहाँ पे आएगा, इस स्टील के पास में निकलेगा C2 फोर्स, मतलब यहाँ पे आएगा C2 फोर्स, है ना, और ये C2 फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स मतलब क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या होगा FSC आएगा, स्ट्रेस क्या होगा, ये स्ट्रेन क्या है एप्सिलॉन SC है, तो स्ट्रेस क्या आ जाएगा आपका FSC आ जाएगा, और एरिया क्या हो जाएगा, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस निकल जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा AC। समझ गए C2 फोर्स कैसे निकलेगा, C2 फोर्स टॉप से कितना डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है C2 फोर्स, DC डिस्टेंस पे है, और ये C1 कितने डिस्टेंस पे है, कौन बताएगा, ये C1 कितने डिस्टेंस पे है बताओ, ये है 0.42 XU, याद आ रहा है, इसमें समझने में कोई दिक्कत है। अब T फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे T फोर्स निकालना चाहेंगे तो T फोर्स जो पहले था वही हो जाएगा 0.87 FY इंटू एरिया ऑफ स्टेट। क्लियर है, T फोर्स ये हो गया, तुम ये डायग्राम समझ गए तो तुम्हारा जो है डब्ल्यू एनफोर्स्ड बीम समझ में आ गया। बस इस डायग्राम में समझने में कहीं पे कोई दिक्कत है तो बता दो। इस डायग्राम में कहीं पे कुछ समझने में दिक्कत हो तो बता दो मुझे। क्रॉस सेक्शन और बीम में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, स्ट्रेन डायग्राम में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या स्ट्रेस डायग्राम में कुछ समझ में नहीं, ये समझ गए तो काम हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और करते हैं हम लोग, लीवर आर्म निकालते हैं, ठीक है। तो लीवर आर्म जो है वो देखो, इस फोर्स से जो T फोर्स तक डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीवर आर्म 1, ठीक है। और ये C2 फोर्स से, ये C2 फोर्स से जो टेंशन फोर्स तक का डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीवर आर्म 2। तो चलो नीचे लिख लेते हैं हम लोग, लीवर आर्म 1 और लीवर आर्म 2 का वैल्यू क्या होगा वो सारा चीज हम लोग लिखते हैं, C1 फोर्स क्या होगा, C2 फोर्स क्या होगा, वो सारा चीज हम लोग नीचे पे लिखते हैं। इस डायग्राम में समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फोर्सेस के बारे में, हम लोग ठीक है, क्या क्या इस डायग्राम से हम लोग कैलकुलेट करके लाए हैं उसके बारे में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग C1 फोर्स लिखेंगे,
कंप्रेशन साइड का फोर्स लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंप्रेशन फोर्सेस। कंप्रेशन फोर्स कौन कौन सा है आपका? कंप्रेशन से बढ़िया कंप्रेसिव फोर्स लिख लो। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं आ रहा है? अच्छा रुको। अब आ रहा है? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक। यस सर। कंप्रेसिव फोर्स लिखते हैं हम लोग, तो कंप्रेसिव फोर्स क्या क्या लिख सकते हैं? कंप्रेसिव फोर्स में C1 फोर्स पहले लिखते हैं। C1 फोर्स क्या लिखेंगे? 0.36 FC के B इंटू XU। C2 फोर्स क्या लिखेंगे हम लोग? FSC into S। इंटू HC। ठीक है। लीवर आर्म 1 क्या लिखेंगे हम लोग? यह कंप्रेसिव फोर्स हो गया। टेंशन फोर्स पे लिख लेते हैं हम लोग। टेंशन फोर्स क्या लिखेंगे? 0.87 FY इंटू AST। म्यूट कर लो, आवाज आ रहा है। अब लीवर आर्म बताओ। लीवर आर्म देखो तो तुम ही लोग बताओ कि लीवर आर्म 1 क्या होगा? LA1 का वैल्यू क्या होगा बताओ, देख के बताओ तो। LA1 D का माइनस 0.42 XU। डी देखो, यहाँ से इस टॉप फाइबर से देखोगे टेंशन तक, मतलब टॉप फाइबर ऑफ द कंक्रीट का जो टॉप फाइबर है या स्ट्रेस का जो टॉप फाइबर यहाँ पे दिख रहा है, टेंशन फोर्स तक देखोगे तो पूरा डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? डी है। टोटल Yes, यहाँ sir। से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? डी है ना? अब उसमें तुमको निकालना क्या है? यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। लीवर आर्म यहाँ पे, तो यहाँ कितना डिस्टेंस है टॉप फाइबर से C1 फोर्स तक? 0.42 XU। तो लीवर आर्म 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? D माइनस 0.42 XU। 42 XU। लीवर आर्म 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? D minus DC। D माइनस DC। DC। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम्हारा एनालाइज हो चुका है? तुम्हारा जो फोर्स है वो एनालाइज हो चुका है। एक बार देख लो इसको 2 मिनट अच्छे से, है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो बताओ, समझो इसको। सब दिख रहा है ना क्लियर? जूम कर Yes, दें? sir। जूम कर दें? जूम आउट करना हो तो बोलना, एक बार देख के समझो। ये समझ गए, तुम्हारा काम हो गया। डब्ल्यू रेनफोर्स बीम खत्म हो गया। धीरज, एक काम करो, तुम्हारे पास है ना बुक?